ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस पिक अप द बिग टॉपिक. लेट अस पिक अप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेट अस पिक अप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीबॉडी. आई होप आप लोग सब आ जाएंगे जल्दी और लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. अब जानते हो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो मैं देखो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग. इसको अच्छे से जानते हैं हम लोग. पहली बात तो अपने देश के बारे में जानना, अगर आप इंडिया में रहते हो, अपने आप को सच में अपने बारे में जानना चाहते हो, तो यू हैव टू एटलीस्ट वंस रीड दिस सेक्रेड डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत माता, असल में भारत माता कौन है हमारी? भारत माता ये किताब है, ये जो संविधान की किताब है, हम ही इसी को भारत माता कहते हैं बिकॉज इसमें वो सारी बातें लिखी हुई हैं. इंडिया कौन है से लेकर के हम और आप कौन है. खैर आजकल तो भारत चलता है, तो ये ध्यान रखना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल द लॉ. इट्स कॉल्ड मदर लॉ बुक. ओके, यानी हमारे इंडिया में कोई भी लॉ नहीं बन सकता अनलेस इट इज बीइंग नोटिफाइड और यू कैन से कम आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन. यानी एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज बताता हूं. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जिसको प्यार से हम पहले इंडियन पीनल कोड कहते थे, 1860, उसको रिप्लेस किया गया विथ अ न्यू कोड, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जस्टिस सिस्टम, इंडियन जस्टिस कोड 2023. इसका क्लासिक एग्जांपल कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पॉसिबल नहीं था. इसलिए कोई लॉ ही नहीं बन सकता जब तक कि वो हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंड ना हो. यस, एम आई ऑडिबल? हु इज देयर? आवाज आ रही है बेटा? चलिए तो समझते हैं इसको. लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे बड़ी दुनिया की वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हैंड रिटन, याद रहेगा, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. ओके, world's longest handwritten constitution. It took around 2 years, 11 months and 18 days to be very precise to complete, right? Continuously this was the time was taken. 6 months तक लगातार इसे लिखा गया. दुनिया का फेमस कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि आप जानते हैं शांति निकेतन बिलोंग करते थे. शांति निकेतन के आर्टिस्ट लोगों ने इसको सजाया. ठीक है, ये कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. ही डेकोरेटेड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. He written the constitution, everybody. Then that's how we got our constitution. More than 60 countries के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, तब जाके भारतीय संविधान हमने लाया. B.N. Rao was the man who bring this constitution book way before our constitution, way before we got our आज़ादी. हमारी आज़ादी के पहले ये लेके आ गए थे, लेकिन क्योंकि आज़ादी हमें 47 में मिली, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब को हमने देश ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना. ही वॉज द मैन हु एक्चुअली कॉल्ड द सोर्स फॉर दिस. ही बिकम द ड्राफ्टेड बाय B.R. अम्बेडकर. ठीक है, ड्राफ्टेड B.R. अम्बेडकर इन हिज chairmanship, and then that historical and the biggest वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की इस महानतम अध्याय को लिखा गया, इस संविधान को लिखा गया. चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो संविधान कब आया? तो 26 जनवरी को आया, कोई डाउट नहीं है. 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950. लेकिन आपको बता दूं मैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं 26 ऑफ नवंबर 1949. इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि 1930 में घटना हुई थी. पहली बार भारत में उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन लोगों ने, जिसमें नेहरू जी भी थे, उसमें उनके पापा भी थे,
गांधी जी भी थे, सरदार पटेल थे, और ऐसे कई गद्दाफी नेता इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस साहब, ये सब लोग थे। उन लोगों ने उस समय पहली बार ये डिसीजन लिया था उनानिमसली कि इंडिया विल टेक कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो वो बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता हमारी हिस्ट्री में। इसलिए बच्चों उस समय से हम लोग, अब ये बात है कि 1949 में 26 नवंबर 1949 में संविधान लिख के तैयार हो गया रेडियो, इसलिए आप उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे मानते हैं। मसला हुआ कि भाई अब उस समय के कुछ नेता उस समय भी थे जब संविधान बना, जैसे नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फिर आप समझो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर अगर हम बात कहें कि सरदार पटेल जैसे लोग तो उस समय भी थे। तो इनका कहना था कि जब इतना हमने लंबा स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, तो अच्छा नहीं होगा, लेट अस जैसे हमारे भारत में तुम जानते हो वी कंसिडर ऑस्पिशियस डे एज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, राइट। तो ऑटोमेटिकली इन्हें वाला 2 महीने की बात है, वेट कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस 26 जनवरी they recollected that old historical day, and we actually officially make it applicable to the whole country. इसलिए उसको हम रिपब्लिक डे बनाते बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल के रूप में, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया उस दिन से स्टैब्लिश होके संविधान लागू हुआ। इसलिए ये 26 जनवरी या 26 नवंबर की थोड़ी कहानी है। आगे चलते हैं। खैर प्रियम्बल जो है, आप जानते हैं प्रियम्बल का मतलब क्या होता है बच्चों? गोल, स्कोप, पर्पस, ऑब्जेक्टिव जो आप कह लो, ये सबको हम एक साथ कंसिडर करते हैं। तो प्रियम्बल इज द, मैं इसको प्यार से सोल बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोल होता है, मतलब आत्मा, माँ का दिल, माँ का आत्मा है। तो हमारी भारत माता हमसे क्या चाहती है, वो हमें क्या देना चाहती है, वो भारत को कैसे देखना चाहती है, वो भारतीयों को कैसे देखना चाहती है, भारत कैसा बने, वो सारी बात कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो प्रियम्बल पहले था नहीं संविधान का हिस्सा। इस पे कई सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट भी अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे कुछ जजमेंट है, जैसे बेरूबरी का जजमेंट है। बेरूबरी जजमेंट बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसी के सामने दूसरा जजमेंट आया जिसने इसको रिवर्स कर दिया, दैट वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन हाई कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ कि फिर ये केस बहुत ऊपर तक गया और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि नहीं, दिस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो इट्स एडेड लेटर ऑन, but it is part of constitution. In fact, most integral part of the constitution, like fundamental rights, which is the most integral part of constitution, ऐसे preamble भी, उल्टा preamble का पर्पस क्या है? ये है कि वो एम्स एंड इंस्पिरेशन है कॉन्स्टिट्यूशन। जब पढ़ते समय आप पढ़ो, आप कहीं भी कंफ्यूज, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं ये जो क्लॉज है या जो आर्टिकल है या जो प्रोविजन है इस संविधान में, वो हम ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में भी लॉज बनाए जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके, तो उस समय ये जो अपना प्रियम्बल है विल एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ एस्पिरेशन। यू कैन इजीली यूज इट फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात है के लिए प्रियम्बल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइक फंडामेंटल राइट्स, जैसे उसे भी हम अमेंड कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसीजर रिजिड है बट अमेंड किया जा सकता है, वैसे ही बच्चों प्रियम्बल भी अमेंडेड है, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। बहुत सारे वर्ड जैसे डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट या सेकुलर, ऐसे वर्ड्स कई बार जोड़े गए इस प्रियम्बल में, और जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंड किया जा सकता है। तो अगर यहाँ देखते हो आप, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये ड्राफ्ट किया गया था, सोर्स आप जानते हो हमने 60+ कंट्रीज से लिया। नेचर की बात करूं तो अगर ये हमारा संविधान जो थोड़ा फेडरल भी है, थोड़ा यूनिटरी भी है, ये डिस्कस करूंगा आगे जाके। फिर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे वो केस हुआ, बेरूबरी केस जो हुआ। बेरूबरी केस में बोला गया कि नहीं, हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारती के केस में ये बोला गया कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्टीमेटली 2-1 का डिसीजन था, 3 बड़े बड़े केसेस थे, तो इसमें 2-1 से ये समझो कि डिक्लेरेशन मानी जाती है कि भाई प्रियम्बल के
प्रियम्बल हिस्सा है, इसके फेवर में 2 जजमेंट है और अगेंस्ट में 1 है, तो ऑब्वियसली फेवर वाला जीत जाएगा. तो दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट की वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एज यस इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो आगे चलते बच्चों. प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन. सॉवरेन आपका मतलब क्या होता है बच्चों? सॉवरेन मतलब बड़ा, बहुत बड़ा. आज के देश में, आज के टाइम में भारत सबसे बड़ा है. मतलब जो देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे बड़ा है, देश के आगे कुछ भी नहीं. सॉवरेन है. हम लोग किसी मोनार्की, किसी क्वीन, किसी किंग, किसी किंगडम, किसी परिवारवाद में नहीं. भारत जो है वो अपने आप में एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है. किसी एक्सटर्नल फोर्स हमें कोई कंट्रोल नहीं करती है. तो ये एक सॉवरेन डेमोक्रेसी है. तो इसीलिए देखो बच्चों, अपन चौड़े में बात भी करते हैं ना इसी तरीके से. आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो क्यों ऐसे एकदम मतलब सर उठा के हर जगह बात कर पाते? उनको पता है भाई हम किसी गुलाम ना भाई साहब, ठीक है. उसके बाद सोशलिस्ट की बात करें. यस, अब इतना बड़ा देश है और इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं और इतने कास्ट क्रीड कल्चर हैं, तो इसमें सोशलिज्म की बात भी की जाएगी, जहाँ पे पीपल शुड सोसाइटी सिस्टम, जहाँ पे वुमेन्स के बारे में डिग्निटी, एवरीबॉडी केयर फॉर द ऑल क्रिएचर्स ऑफ लाइफ विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो सोशलिज्म पे फोकस किया जाता है. फिर डेमोक्रेट, देखो यहाँ पे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर. अब ये सेकुलर जो है, अब इंडिया ना बच्चों एक सेकुलर कंट्री है. सेकुलर का मतलब क्या होता है? इसको आप 2 तरीके समझे. एक होता है कि भाई जहाँ पे देयर इज नो रिलीजन एट ऑल, राइट. और एक होता है जहाँ पे सभी रिलीजन बराबर है, सभी रिलीजन को यहाँ पे प्रैक्टिस करना अलाउड है. तो इंडिया फॉलो पॉजिटिव सेकुलरिज्म. वी बिलीव दैट कि वी अलाउ एवरी रिलीजन टू बी देयर एंड विद देयर उनकी अपनी जो इंटेग्रिटी है उसके अनुसार वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें और सरकार उसमें किसी तरीके की भेदभाव नहीं करेगी. बोलने का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू या कोई और रिलीजन से बिलोंग नहीं करती. वो इंडिविजुअल के चॉइस है, आपके कल्चर और आपके अनुसार उसे चुनना है. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. स्टेट अगर दिवाली में छुट्टी देगी तो स्टेट आपको क्रिसमस में भी छुट्टी देगी, और स्टेट आपको मुहर्रम में भी छुट्टी देगी, ईद में भी छुट्टी देगी, बैसाखी में भी छुट्टी देगी और गुड़ी पड़वा में भी छुट्टी देगी. और जो अपने पारसियों का और जैनियों का त्यौहार होता है उसका भी आपको छुट्टी मिलता है. खैर, तो डेमोक्रेटिक है हम लोग. डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोगों को उनके राइट्स इस्तेमाल करने के लिए आज़ादी है, आपको बोलने की आज़ादी है. यहाँ पे मीडिया का क्लासिक एग्जांपल देखिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या अपना क्या बोल सकते डिजिटल मीडिया, हर जगह सबको आज़ादी है. यहाँ पे आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म कर सकते हो, एक लेजिटिमेट तरीका से अपनी बात रख सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, विच आई बिलीव बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा नहीं है. रिपब्लिक है हम लोग. रिपब्लिक मतलब यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसी के द्वारा इलेक्ट, माने किसी फैमिली से या कोई परिवार से नहीं है, वो यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं. चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या प्राइम मिनिस्टर का. हम हमेशा कहते हैं देखो, नॉमिनल हेड जो है इस देश का वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो रियल हेड है इंडिया के वो असल में है प्राइम मिनिस्टर. और ये दोनों ही इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी. अब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा. अभी हमारे करंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी. आगे जाके कल जाके जब नया इलेक्शन होगा तो हो सकता है वापस जीत के भी आ जाए, लहर भी है. और खैर अगर कोई और अगर इलेक्शन जीते तो हो सकता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही बनेंगे, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट. तो लेट्स सी. ओके, और ये हम पूरे सिटीजन्स को देते हैं ये सारे राइट्स. सिटीजन्स का डेफिनेशन भी बच्चों अब संविधान में दिया हुआ है. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. अब देखो मैं आपको एक बार ना प्रियम्बल पढ़ के दिखाता हूं. देखो, लेट्स रीड द प्रियम्बल फर्स्ट. आई एम कमिंग बैक टू ICSS स्टडी मैट अगेन. मैं आपको प्रियम्बल बच्चों पढ़ के बता देता हूं कि
इस तरीके से प्रियम्बल आपने भी देखा अपने कलर वाले मैट में एज इट इज़ ओरिजिनल कॉपी हमने कोशिश की है प्रिजर्व करने की, बताने की आपको कैसा ओरिजिनली संविधान का प्रियम्बल दिखता है। बट ये देखो, ये रहा, दिस इज हाउ द प्रियम्बल लुक्स लाइक। यहाँ देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सोशलिस्ट सेकुलर देखो, सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिटीजन्स क्या क्या, जस्टिस इन द फॉर्म सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव as well as to worship eligible, equality of status and opportunity, and last is to promote among all of them fraternity, arising, assuring the dignity of dignity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly the 26th day of the November 49th। देखो ये डेट, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, दिख रहा? देखो हम अपने सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं, जस्टिस किस मामले में, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मतलब देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेल फीमेल। इनफैक्ट आजकल तो नए डेफिनेशन में जेंडर को, ट्रांसजेंडर्स को भी सेम जेंडर के कैटेगरी में डाल दिया गया। तो हमारे देश में एलजीबीटी को भी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस दीजिए, अगर देखिए लोगों को मौका मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले, लोग जॉब करें, लाइवलीहुड कमाएं, प्रैक्टिस करें, कुछ ना हो तो नरेगा मनरेगा जैसे स्कीम्स की तरह उन्हें कुछ ना कुछ जीवन में कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट रहे। पॉलिटिकल फ्रीडम है हमारे को, जैसे देखो इलेक्शन में हम वोट कर सकते हैं। आपको 18 साल की उम्र में एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का मौका मिलता है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आप वोट करने का अधिकार रखते हैं। सोचिए 18 साल उम्र में आपको आज के डेट में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं है। कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल शादी नहीं कर सकते 18 की उम्र में एज पर न्यू मैरिज एक्ट अमेंडमेंट, लेकिन 18 साल की उम्र में वोट दे सकते हो। कितनी बड़ी बात है। आइए, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी, उसे एक्सप्रेस करने की आज़ादी। जैसे आजकल यूट्यूबर्स को देख लो, इंस्टाग्रामर्स को देख लो, ब्लॉगर्स, तुम लोग कहते हो ना ब्लॉग करना, कपिल शर्मा को देख लो ट्विटर पे। तो आप जानते हैं एक्सप्रेशन की आज़ादी होती है सबको, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप, इन सब की आज़ादी है आपको। देखो हम लोग राम में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे भगवान हैं, हम मानते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज भी है वो इस दुनिया में, हमारी मदद करते हैं। तो मान्यता है और उस बात को कोई रोक नहीं सकता। आपको ये आज़ादी है, मानिए, कोई तकलीफ नहीं। आपको सूर्य की पूजा करनी है, चांद की पूजा करनी है, आपको पानी की पूजा करनी है, आपको जो मानना है मान, अलाउड है, राइट। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सबको मिला हुआ है उसके कैलिबर्स के अनुसार, उनके ताकत के अनुसार। और खासकर सरकारी मामलों में देख लीजिए, आप कहीं भी रहे देश में, आप सबको आज़ादी है कि सरकार के द्वारा किए गए स्कीम्स एंड जॉब्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इजीली, एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ चलते बच्चों, देखो, sovereignty, independence of all around, legal sovereignty is vested with the Constitution of India, ठीक है। Political sovereignty, देखिए, political sovereignty is vested, distributed between the center and the state, yes, between the center and the state। याद रखोगे आप लोग, देख लीजिए, सेंटर में मोदी जी और स्टेट में योगी जी, कहने के लिए तो पीएम और सीएम के बीच में सारा काम बटा हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपना राइट्स इस्तेमाल करते हैं। सोशलिस्ट एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मीन्स दैट द स्टेट्स शैल मेंशन बाय द ओके, मतलब बताया जाएगा कि स्टेट शैल मेंटेन दैट, कि अमेंडमेंट के साथ दिया गया सोशली वर्ड को ऐड किया गया और बोला गया कि भाई एवरीबॉडी, ये एक्स्ट्रा है बच्चों, स्टेट ओके, स्टेट में, ओके, ये अलग है।
India practices positive socialism, positive secularism. Socialist aim to secure to all the people justice, social, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. अभी हमने संविधान देखा था, प्रियम्बल उसमें लिखा हुआ था पीपल्स रूल इन इंडिया इज शोकेस्ड बाय विच फीचर? रिपब्लिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. देन रिपब्लिक यहां मतलब क्या होता है बेटा? रिपब्लिक, हु इज द रियल हेड एज पर रिपब्लिक. ये वो एक्चुअली यहां से आ गया. यहाँ पे हु इज द रियल हेड? तो रियल हेड इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द नॉमिनल हेड इज आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नॉमिनल हेड माना जाता है इस देश का. दैट्स आवर गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इंडिया इज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर आवर गवर्नमेंट इज और बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. Feature of Constitution of India is basically federal and having some basically federal but having some क्या बच्चों? Some unitary features. ठीक है. Essential feature of federal system की अगर मैं बात करूं, जो ये सारे फीचर अभी देखोगे आप, जैसे डुअल गवर्नमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गई. बच्चों ये सब जो है ना, ये सब किसके फीचर है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फेडरल के फीचर है. वेरी गुड. रिजिड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब किसके फीचर्स हो गए? अपने फेडरल के. याद रखना है, भूलना नहीं है. और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किससे बच्चा लोग? फंडामेंटल राइट्स से. जी. और फंडामेंटल राइट्स में कितने कैटेगरी हैं बच्चों? फंडामेंटल राइट में कितने कैटेगरी? फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरी के. 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव हाउ मेनी आर्टिकल्स बच्चा लोग? कितने पार्ट हैं? तो 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स एंड और 12 स्केड्यूल है. ओरिजिनली जब ये बना था ये ऐसा था. खैर समय समय में इसमें अमेंडमेंट आई. अभी आज के डेट में ये 444 आर्टिकल्स प्लस है, 25 पार्ट्स हैं, लेकिन 12 स्केड्यूल आज भी है. ओके, टोटल अमेंडमेंट्स अभी तक हमने कितने देखे हैं? तो मैं अभी आपको 106 बोलूंगा. 106 अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू यू. ठीक है. 104th अमेंडमेंट जो है वो केम इनटू फोर्स इन द ईयर. अब अमेंडमेंट्स की ईयर अगर हम बात करें ना, तो देखो हमारे यहाँ पे ये अपना जो अपन मटेरियल पढ़ते हैं ना, देखो सबसे पीछे चलते हैं जहाँ चैप्टर एंड होता है बच्चों. आप भी अपने मैट में भी देखोगे तो ऐसे ही है. यहाँ देखो, तो 104th अमेंडमेंट क्या था? 105th अमेंडमेंट दिया 2021 में आया था. इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही आपको पढ़ने, सब तो नहीं पढ़ने. 105th अमेंडमेंट था रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है. और जी हमने जो क्लास में पढ़ा था, जरा बताओ किसी को याद है क्या? व्हाट वाज द बता दो बच्चों जल्दी. 104th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बता पाओगे? बताइए प्लीज, बोलिए. आपको याद होगा ST/SC के कास्ट ST/SC वालों के जो सीट्स थे बच्चों, जो 2070 साल के लिए था, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया और 10 साल के लिए. ठीक है, लोकसभा में. ओके. 105th अभी हमने देखा और 106th अमेंडमेंट भी आ चुका है बच्चों. There is 106th amendment and that's regarding the बोलो बच्चों, what is the 106th amendment? 1/3 reservation for the women's, 1/3 reservations for
अ वुमन। याद नहीं है आप लोग को ये वाला बच्चों? भूल गए? 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमनियास आर प्रोवाइडेड इन द लेटेस्ट अमेंडमेंट 106। ओके, 104 हो गया, 106 याद रखना, जो लेटेस्ट है वो 1/3 रिजर्वेशन टू वुमनियास। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बोल बेटा। सर 104th अमेंडमेंट कौन से ईयर में आया था? 104th अमेंडमेंट आया था अपना 21 में आया था ना बेटा। ओके सर। ठीक है, आ जा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन वाली बात हो गई। 8 kg के करीब वजन था जब संविधान बन के तैयारी हुआ था। ठीक है, कितने वर्ड्स थे आपको याद है ना? 1,46,000 कितने वर्ड्स थे बच्चों? याद करो, अपनी कलवरी मैट में लिखा था मैं। 146,000 वर्ड्स थे। एग्जैक्टली वर्ड बता दो। और रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वेट था करीबन 8 kg, है ना? और आज भी दो कॉपी में है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। हीलियम फील्ड बॉक्स में आज भी संविधान रखा गया। कहाँ पे? हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग में, नई वाली भी। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट में था पहले, अब उसे निकाल दिया गया है। ये बच्चों आर्टिकल नंबर 31 था, ये अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है। नाउ इट्स ए लीगल राइट। ध्यान रखोगे, दिस आर्टिकल 31 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी is no longer a fundamental right, it is a जल्दी बोलो, it is क्या है बच्चों? It is a legal right, right? तो पार्ट 3 जो है वो किसको डील करता है? फंडामेंटल राइट्स को जी, जो आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक है। ठीक है, और पार्ट उसमें देखो आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 15, 16, 19, 30 किसके लिए? सिर्फ सिटीजन्स के लिए जी, केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं। फिर बच्चों आर्टिकल नंबर 14, 20 से लेकर ये सारे आर्टिकल जो है ये किसके लिए है? एवरीवन इज ऑन द सॉइल ऑफ द इंडिया। हाँ, मतलब एनी पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जो इस देश पे के खड़ा होगा, चाहे वो भारतीय हो या अभारतीय हो, बाहर के भी हो। नीचे वाले जो है वो किसके लिए है? तो हम सबके लिए, सिटीजन्स के लिए। लेकिन इसमें ना सरकार, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना? यानी इन पे कई, अच्छा फंडामेंटल राइट जानते हैं ना आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऐसे चीजों पे। कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्या एब्सोल्यूट है कि इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? बोलो हाँ जी, क्या है फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं कि इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? बोलो। मतलब अगर हमने कहा कि फ्रीडम है आपको, तो आप कुछ भी बोलोगे? नो सर, कुछ एक एक्सटेंड तक रहता है। टू एक्सटेंड तक सर्टेन राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, से मोरालिटी के ग्राउंड पे, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ग्राउंड पे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के ग्राउंड पे, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, या सोसाइटी में ऑर्डर ना खराब हो, कोर्ट का कंटेम्प्ट ना हो। ये सब ग्राउंड्स के आधार पे हम कई बार रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। आगे, if the entire share capital of the corporation, okay, with a few exception, all the fundamental rights are available against the state. अच्छा, स्टेट कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 स्टेट क्या होता है देखो, तो इसको समझने के लिए अगर हम कुछ पैरामीटर्स बताएं, तो इंटायर शेयर कैपिटल अगर कॉर्पोरेशन का सरकार के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज स्टेट। बोलेंगे ना हम लोग, बोलेंगे भाई स्टेट है। तो इसके बाद अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है उस कॉरपोरेशन को और वो मोनोपोली एंजॉय कर रही है, उसमें डीप कंट्रोल है किसका भैया? स्टेट का डीप कंट्रोल है, और डीप एंड पर्सुएसिव कंट्रोल है स्टेट की में। तो दैट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। जैसे तुम देख लो म्यूनसिपैलिटीज हो गई, अगर मैं आपसे पूछूं म्यूनसिपैलिटीज क्या है? स्टेट है। यूनिवर्सिटीज क्या है? स्टेट है। ICSI क्या है? स्टेट है। सेबी क्या है? स्टेट है। अच्छा बात करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट है। सरकारी स्कूल क्या है? स्टेट है, राइट। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टेट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेट है। चलिए, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर
बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर, इन सबको आप क्या बोलोगे? इन सबको आप क्या बोलोगे बच्चों? यू विल कॉल देम एज law, लॉ, एग्जैक्टली। चलिए आर्टिकल 13 में और डिटेल में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन। लॉ विच केम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड एज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड after they came as called as post constitution या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता था कि भाई जो इनकंसिस्टेंट पार्ट है, इनकंसिस्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, आप उसको सेपरेट कर दो और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा आप उसको क्या करो, अगर वो वैलिड हो, यूजेबल हो, ऐसा हो कि जिसका एक मीनिंग बनता है, उसको रख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, राइट? जैसे हम एग्जांपल एप्पल का देते थे कि घर में एप्पल आता है, साइड में थोड़ा काला हो गया तो फेंकना थोड़ी दोगे पूरे एप्पल को। मम्मी क्या करती थी, साइड का काट देती थी, गंदा पोर्शन हटा देती थी और बाकी काट के हमें देती, लो भाई खा लो। क्योंकि महंगा फ्रूट होता है भाई, उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसको काटने के बाद भी एप्पल में बहुत सारे माल बचता था जिसे कि आराम से खा सकते हो भाई। तो आज भी यही चीज़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है कि देखो फंडामेंटल राइट्स आने के बाद आज भी जो पुराने लॉ है, ओल्ड लॉ है, वो भले डॉर्मेंट हो गए। क्या हो गए? डॉर्मेंट, यानी इनएक्टिव हो गए। बट ये थोड़ी ना है कि लॉस खत्म हो गए, राइट? आज भी है वो, राइट? तो जैसे तुम नया लॉ यानी फंडामेंटल्स हटाते हो, ये वापस एक्टिव हो जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, देखिए फंडामेंटल राइट आप सबको आजादी देता है हर तरीके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फंडामेंटल चुन लो कि हाँ ये हमें, हमारे पे अच्छा है, ये हमें पसंद है तो हम रखेंगे, ये मजा नहीं आ रहा तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। खैर वो अलाउड नहीं है, राइट? तो उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यू आर नॉट हैविंग द फ्रीडम टू चूज, यू कांट वेव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू डाई इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। आप बोलोगे कि सही, आप बोलते हो जिंदगी जीने का हक है तो मरने का भी हक होना चाहिए, एथेनेशिया अलाउ किया जाए, तो हमारा लॉ अलाउ नहीं करता उसको। यू डोंट हैव द फ्रीडम दैट टू चूज दैट विच फंडामेंटल इज गुड फॉर यू, सो यू कीप इट, एंड विच वन इज नॉट गुड फॉर यू और यू डोंट लाइक इट, सो you can waive that one out. So it's not freedom, it's not allowed to you. That's what the doctrine of waiver is there. Now let's understand, there has a reasonable restriction, there has been, देखो there should be a reasonable connection between, देखो आर्टिकल 14 की बात कर रहा, कनेक्शन, रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए between the classification and the object to which achieve. आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो दोनों का मीनिंग एक ही है, अप्रोच अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। आर्टिकल 14 में आर्टिकल डैश बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगेन आर्टिकल 14(1) कहता है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई एनीवन इक्वल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 14 अप्लाइज टू ऑल द पर्सन एंड नॉट लिमिटेड टू सिटीजन्स ओनली। तो दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी पीपल इंक्लूडिंग द सिटीजन्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, दिस अप्लाइज टू एवरी पर्सन इंक्लूडिंग द सिटीजन्स। नाउ गोज dash article prohibit discrimination on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth or any of them. That is called RRCSPS. यहाँ पे आर्टिकल 15 स्टेट्स को बोलता है कि आप इन ग्राउंड्स पे तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। स्टेट देखो, जो आर्टिकल 14 से 18 तक टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। याद करने का मैंने आपको एक फंडा भी दिया था, अगर किसी को याद होगा कि हम कैसे इसको याद करेंगे, याद है आपको?
4 2 का 1, 4 2 का 1, कैसे था बच्चों बताओ जल्दी। 5 4 का 2, 4 2 का 1, 4 2 का 1, ठीक है। 5 4 का 2, 4 2 का 1, यहाँ हिंदी थी और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। इसको बोलते थे राइट टू इक्वालिटी, ये फ्रीडम था, ये एक्सप्लॉयटेशन था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये रिलीजियन था, ये कल्चर एंड एजुकेशन था, और लास्ट था रेमेडी। यस, आपको याद होगा आर्टिकल स्टार्ट होता है 14 से, तो इसमें जोड़ते जाओ, 14 + 5 18 पे आएगा, फिर 19 से लेके 22 तक यहाँ पे आएगा, फिर 23 24 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 इसमें जोड़ेंगे 25 से 28, फिर 29 30 यहाँ आ जाएगा, 32 ये रहेगा, 31 तुम जानते हो नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट्स अ लीगल राइट। हमने इसको याद किया था, देखो 5 उंगली पे सबसे छोटी वाली उंगली बोलती है कि मुझे इक्वालिटी दो, तो ज़्यादा इक्वालिटी चाहिए, इसलिए 5 आर्टिकल्स है उस पर। फिर उसके बाद की उंगली थी वो रिलीजन की बात करती है, टीका वाका लगाते हो आप इसी उंगली से, राइट हैंड से दिखाता हूँ, इस उंगली से आप टीका वाका लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिलीजन की बात कर रही है। उसके बाद की उंगली मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अलग एक्सप्रेशन है। उसके बाद की उंगली जो है दैट टॉक्स अबाउट द अग्रेशन, राइट, द रेमेडी उंगली। दिस 5th उंगली इज द कल्चर एंड एजुकेशन। तो ऐसे 5 उंगली पे भी आप फंडामेंटल राइट्स याद कर सकते हो, ठीक है। चलो वापिस आते हैं हम लोग जी, हम लोग यहाँ थे बच्चों। स्टेट कैन मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, स्टेट जो हमारी सरकार जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। किन के लिए कर सकते हैं बेटा? वो कर सकती है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए, कि भाई हाँ, क्योंकि देखो जिस तरीके से इनकी हालत है ना समाज में, या पहले थी बाकी कंपेयर टू बाकी लोग, यानी टॉक अबाउट द मेन, वे डिफरेंट एंड अ लिटिल टफ, हेंस उसको सुधारने के लिए लॉस को थोड़ा इनके फेवर में होना जरूरी है बच्चों। इसलिए अलग से अगर इनके रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन या प्रोविजन स्टेट कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर भी रही है, चाहे आर्टिकल 14 और 15 हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आर्टिकल 16(1) गारंटी देता है सबको, ऑल द सिटीजन्स को, कि अगर कभी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो उसमें सबको बराबर का मौका मिलेगा और कोई किसी को भी कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अंडर द स्टेट, ठीक है। स्टेट यानी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हाँ, लोकल एरिया प्रेफरेंस होगा, लोकल्स को आप समझो कि कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है तो बात अलग है, अदरवाइज एवरीबॉडी विल गेट अ चांस। आर्टिकल 17 बोलता है, 17 में खतरा अनटचेबिलिटी को रोकता है। किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी हमारे देश में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन, आईपीसी के तहत क्राइम है, ठीक है। इस तरीके के प्रैक्टिसेस, इसको सीन बोला गया, गांधी जी इसको सीन मानते थे, सच प्रैक्टिसेस सीन, एक तरीके का हमारे लिए ऐसा होना गलत है, ओके। एंड लेकिन यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि सोशल बॉयकॉट, जो सोशल बॉयकॉट होता है उसको आप क्या नहीं कहते, उसको आप क्या नहीं कहते बच्चों? यू डोंट कॉल इट एज अ अनटचेबिलिटी। यस, वेरी गुड बेटा। इन्फोर्समेंट ऑफ डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द पीनल लॉ, जैसे आईपीसी, पीनल लॉ बोल सकते हैं हम उसको। इसके तहत अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन बी पनिश, इट्स ऑफेंस। आर्टिकल 18 बात करता है रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल, याद है, हम टाइटल नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन मैंने आपको सिखाया था, कौन कौन से टाइटल अलाउड है बताओ? मिलिट्री एंड एजुकेशन, हाँ एकेडमिक, मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल अलाउड है, बाकी टाइटल्स अलाउड नहीं है। इनफैक्ट फॉरेन से भी टाइटल ले सकते हैं आप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट और फॉरेन गवर्नमेंट without permission of the government. Every person who is not a citizen of India shall, while he is on the office of trust, cannot accept any post without the consent of president. ठीक है, without the consent of the president. The statement is correct.
आर्टिकल 19(1) गारंटी करता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम। कितने फ्रीडम देता है बेटा? 6 फ्रीडम। द डैश ऑफ द फ्रीडम इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, नॉट प्योरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड ऑन द स्टैट्यूट। देखिए रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको, रीजनेबल restriction. Okay, article dash on every person fundamental right to life and liberty, article 21। ठीक है, सबको आजादी देता है जिंदगी जीने का अपने तरीके से। विच आर्टिकल आर कॉल्ड एज द गोल्डन ट्राइंगल? तो किस आर्टिकल को हम गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं? 14, 19 एंड 21। इन तीनों को साथ में हम कहा जाता है इसे गोल्डन ट्राइंगल आर्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश आर्टिकल डैश ऑफ द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप बिटवीन, बच्चों 6 साल से लेके 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है बच्चों, बता पाओगे आप? 21A। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आर्टिकल डैश राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, आर्टिकल 20। ठीक है, इनफैक्ट आर्टिकल 20 और इसमें 22 भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू एलियन एनिमी एंड पर्सन अरेस्टेड अंडर डिटेन्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। Article 23, it's human trafficking and bonded labor and similar form of forced labor is prohibited in India. The contravention Article 23 shall be an offence punishable according to the law of the state. True or false? Yes, true. And the article does prohibit employment of children below, Article 24 करता है बिलो द एज। कितने साल बच्चों, कितने साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज या हजार्डस प्रोसेस में काम करना अलाउड नहीं है? 14 ईयर्स। जी सही बात है बेटा, 14 ईयर। हजार्डस प्रोसेस यानी बच्चों वो प्रोसेस जहां पे लाइफ थ्रेट हो, जहां पे लाइफ थ्रेट हो, मतलब वो काम इनहेरेंटली डेंजरस हो। ऐसा नहीं कि वहां काम कर रहे हो तो देखो खतरा तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो काम पर से ही क्या है, डेंजरस है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 25 से 28 डील करती है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन से। आर्टिकल स्टेट हैज नो रिलीजन। हमारे इंडिया में भी फॉलो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ पर्सन। एवरी पर्सन हैज अ फ्रीडम ऑफ फ्री टू प्रोपोगेट, प्रैक्टिस और टू प्रोमोगेट इट्स और हिज ओन रिलीजन। आप अपने रिलीजन को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, एवरी पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी particular religion. Answer is false. You can't ask anyone to pay any taxes, especially for the religious matters. Not allowed. Not even government can collect. तो आप और अब तो सोच भी नहीं सकते. Every citizen shall be, if denied admission to the state funded establishment of the institution on the ground of religion, race, caste, etc. is an offense. Offense. So he cannot. होना चाहिए actually cannot. All the minorities, चाहे वो linguistic हो या religious हो, किसी भी आधार पे देख लो, right to establish their own and administrate their own education institution of their own. मतलब मदरसा बनाओ, गुरुकुल बनाओ, आपकी मर्जी है, कोई मना नहीं करेगा। अगर वो फंड आपका है तो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। स्टेट फंडेड में ये सब काम नहीं होगा, उनके लिए सब बराबर है। चलिए, आर्टिकल 32 गारंटी देता है राइट टू रेमेडी। आर्टिकल 32
में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते रिट लेके, आर्टिकल 226 में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट रिट लेके। इस पेटिशन को रिट कहते हैं। व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, देयर इज अ रेमेडी, इसको लैटिन में कहते हैं यूबी जूस ईबी रेमेडियम, हमने सुबह भी पढ़ा था। डैश आर कवर्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी, डीपीएसपी इज कवर अंडर दिस भाया कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक वो कवर रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द guidelines that states need to keep in mind while they are formulating making any policies or laws, because ultimately they are indirect fundamental rights. Hence, the directives need to be very carefully drafted. Correct everybody? So FR पर से DPSP, तो देखो FR जो है इन्फोर्सेबल है, ठीक है, और FR पार्ट 3 में है, और FR को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यही डायरेक्टिव्स के केस में पॉसिबल नहीं है ना। चलिए, द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट it contravenes any of its provision. The court are not competent to compel the government to carry out any of the directive principles, because देखिए सरकार की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने सिचुएशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली। बट हाउएवर सरकार पूरी कोशिश करती है कि लॉस बने और सुधार हो, और जिससे कि आगे जाके भी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट्स। 51A रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द सिटीजन्स, ठीक है, ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इन हिज ओन, ठीक है। पार्ट 4A बोलते हैं इसको हम लोग, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 11 है FD हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन डैश पार्ट 4A of the Constitution, and every person who is on the domicile or territory of India and was born in India is a citizen बच्चों। ये इंडिया कॉन्सेप्ट ब्रिटिश इंडिया भी बोल सकते हो तुम लोग। every person who has on the territory returned on territory of India and whose parents were born in India, same here, repeat है, every person who has domicile in the territory of India and who has ordinary resident in India as a territory for not less than बच्चों 5 years immediately preceding the commencement date. The commencement date is this one, this 26th of January 1950। इससे 5 साल पहले से अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो भी आपको सिटीजन कहा जाएगा। पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। दो हाउसेस आर कॉल्ड एज, वन इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कहते हैं आप राज्यसभा। क्या कहते हैं बच्चों? यू कॉल इट राज्यसभा, या अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ पीपुल, जिसको हम कहते हैं लोकसभा या लोअर हाउस, ठीक है। The dash shall be elected by the members of electoral college. The president is being elected by the member of electoral college. यहाँ electoral college मतलब हमारे यहाँ पे electoral college का मतलब होता है the लोकसभा and the राज्यसभा। The electoral college consisting of the 2 houses. One is Lok Sabha, and the other is the Rajya Sabha, right? Then we have executive powers of the union shall be vested with the central government, and the dash of this India shall be head of the executive power, the president of India। बच्चों ध्यान से,
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द, सॉरी बच्चों यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट। देखो यहाँ अगर स्टेट होता तो गवर्नर आता, आपको पता होगा प्रेसिडेंट के पावर्स बहुत सारे होते हैं, स्पेशली एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड लेजिस्लेटिव, सभी पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर is confirmed to the President of India is to promulgate ordinance under Article number 123 and on the Governor under Article 213. ध्यान रहेगा, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। 123 में प्रेसिडेंट को पावर है, 213 में गवर्नर को पावर है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विल कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, always remember the vice president Jagdeep Dhankar. The vice president that is called the Jagdeep Dhankar is called that, and the speaker of Lok Sabha is Om Birla. ठीक है। Maximum strength of Lok Sabha can be 552 up to 530 from the states and बाकी from Union territories and others. Lok Sabha is composed of the representative of people, choose and direct by elections on the basis of the adult franchisee सल्फ्रेज, जिसको हम कहते हैं 18 साल की उम्र में आप वोट कर सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अप टू, इसमें कौन कौन होते हैं, तो 530 आएंगे इसके, और बाकी 5, देखो स्टेट के 530 है, यूटी के 20 है, और 2 हो गए आपके एंग्लो इंडियन, जो अब नहीं है, याद रहेगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एट प्रेजेंट लोकसभा में, अच्छा लोकसभा का सीट था पूरा। करेंटली द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज Om Birla. Okay. The total number of ministers, including Prime Minister, हम कितना चुन सकते हैं, एग्जाम में आता है, बी केयरफुल, 15% ऑफ द लोकसभा सीट, ओके, 15% ऑफ द लोकसभा मैक्सिमम। सो अभी आज के डेट में अगर लोकसभा 540 है, 550 है, तो आप उसका निकालिए, 15% विल बी अराउंड 80, मैक्सिमम 80। सो यू फाइंड दैट द करंट कैबिनेट इज लेस देन 80 पीपल, ठीक है। इट कैन बी मोर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो गया। हेड ऑफ द काउंसिल इज पीएम एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड he'll be called as, okay, the council minister works on the advice of PM. Okay, on the advice of PM. आगे चलो जी बच्चों, द स्टेट ऑफ बिहार, जैसे हमने याद किया था यहाँ पे लेजिस्लेटिव, स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे गुजरात का भी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी ये जैसे यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और 3 साउथ के, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सब जगह बच्चों इनकी खुद की काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, राइट। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच काउंसिल shall not exceed बच्चों कितना, 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। मैक्सिमम 15% आ जाएगा, मिनिमम 40 रहते हैं। गवर्नर possess the executive, legislative, administrative power of the state, याद रहेगा। एंड प्रेसिडेंट एक्सेप्ट क्या, यहाँ नहीं ऐसा बच्चों, देखो लाइक प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर का पावर भी जैसे गवर्नर स्टेट में सेम पावर रखता है लाइक प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सब जानते हैं उसको, लोग अपील कोर्ट भी कहते हैं, अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। बोथ मैटर्स ऑर्डिनरी लॉ एज वेल एज इंटरप्रेटिव लॉ, सभी मामलों में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है।
इज एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अभी करंट कौन जज है सुप्रीम कोर्ट के, बताओ तो जरा, हु इज द करंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यस, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, एंड हाई कोर्ट की बात करें तो हमारे इसमें 25 हाई कोर्ट है बच्चों आज के डेट में, जिनमें सब ब्रिटिश इंडिया का एस्टैब्लिश किया फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन था? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू फर्स्ट हाई कोर्ट था कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, बिगेस्ट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड देन वी हैव द बिजिएस्ट इज मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट इज द सिक्किम हाई कोर्ट। ठीक है, न्यूएस्ट इज द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। Beauty. Okay. High Court can also hear the references made by the in tribunals also, right? But on the question of law. ठीक है, on the question of law. Then the criminal. We have criminal courts in India, primarily consisting of magistrate and court of session. The magistrate themselves have been divided in two categories. CRPC बोल के एक है बच्चों कानून, उसके तहत the first class magistrate, second class magistrate and executive magistrate. ठीक है, the writ of dash is the remedy available to the person who confined within the legal justification. अब बताइए, writ of habeas corpus। फिर habeas corpus means होता है to have the body। अभी पीछे हमने पढ़ा था ये पूरा जो लैटिन टर्म्स हमने स्टार्टिंग ऑफ द डे किया था, तब इन सबको अच्छे डिटेलिंग किया था। 5 रिट से बच्चों, रिट ऑफ मैंडमस जो होता है इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट्स टू द सुपीरियर कोर्ट टू द इंफीरियर कोर्ट टू द पब्लिक अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट, राइट? मैंडमस। ओके, उसके बाद रिक्वायरिंग हिम टू डू अ पर्टिकुलर थिंग और एक्ट। रिट ऑफ सर्ट्यूरी इशूड टू द inferior court restraining them to usurping the jurisdictions, and dash is the prohibition. Writ of prohibition enables the person person having legal authority to determine question on which affecting subjects or duty act judicially in excess of the power. अच्छा, okay. While exercising his powers, govern, यहाँ पे देखो चेक को वारंट आएगा एक्चुअली। While exercising the power, governor must act with the aid of advice of the president. ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, यूएस से हमने कौन सा चीज बोरो किया था? When we form our constitution, what special thing we took it from US government? यूएस से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, रशिया से क्या लेके आए? फंडामेंटल ड्यूटी। यूके से क्या लाए? पार्लियामेंट सिस्टम। ऐसे करके बच्चों कुछ बड़े बड़े कंट्रीज के चीजें हमने अपने देश में अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। बाकी इसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। आपको लगता है कहीं पे कुछ आपको पूछना है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेडीज एंड जेंटलमैन? रिट्स, अच्छा बच्चों रिट्स ध्यान रखना है। हेबियस कॉर्पस एक प्रिजनर भी अप्लाई कर सकता है, याद रहेगा। इसमें बोला जाता है कि अगर आपको नहीं जुरिस्डिक्शंस है, जस्टिफिकेशंस को आप होल्ड नहीं कर सकते, लेट द पर्सन बी फ्री। कहीं ना कहीं हेबियस कॉर्पस एक तरीके का आर्टिकल 21 को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप किसी को बिना जस्टिफिकेशन के अपने कस्टडी में नहीं रख सकते। मैंडमस तो एक ऑर्डर ही है। मैंडमस से पता चलता है कि हमारी कोर्ट कई बार गवर्नमेंट वाला काम भी करती है, स्टैट्यूट वाला काम भी करती है। प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरी में क्या कनेक्शन है, ये पहले इशू किया जाएगा और ये बाद में। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। पहले हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रिवेंट करने का, कि वो एक्शन ना ले, और अगर नहीं रोक पाए देन विल ट्राई टू इशू दिस, सो दैट चलो कोई बात नहीं यार, वॉट एवर दैट कैन बी सेव्ड। ओके बच्चों, बोलो बच्चों, ये सब ट्राइब्यूनल्स का नाम याद है आप लोग को? ये ट्राइब्यूनल का नाम देखो, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, डायरेक्ट टैक्स ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट, लेबर लॉ ट्रिब्यूनल्स, इन्वायरमेंटल लॉ, एंटी करप्शन,
ठीक है, कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये बच्चों इनको कॉजी कोर्ट कहते हैं हम लोग। कॉजी मतलब ये कोर्ट नहीं होते, कोर्ट जैसे होते हैं। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जी। उसके बाद आप लोग को याद है मैंने कोर्ट का बाइफर्केशन बताया था कि सिविल और क्रिमिनल दो टाइप की कोर्ट होते हैं। सिविल में डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट आता है और फिर नीचे मुंसिफ कोर्ट आता है सबसे लोअर लेवल पे, सिविल का सबसे छोटा कोर्ट, और क्रिमिनल का कोर्ट होता है सेशंस कोर्ट, और उसके नीचे होता है मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट में फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यस और नो? सुप्रीम कोर्ट में करंटली कितने जजेस हैं बच्चों, बता पाओगे? 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, Yes, sir. ओके। ऑर्डिनेंस कितने समय के लिए वैलिड रहता है? 6 वीक। याद रखें बच्चों, 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बोलो। ये याद है ना, इन सब स्टेट्स में दो दो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है इन स्टेट्स में। ठीक है, सबके हाउस, जी सबके हाउस तो होते ही हैं। ठीक। अच्छा, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का लीडर बेटा हमेशा याद रखना प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भूलना नहीं कभी। ठीक है, लीडर ऑफ लोकसभा इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? बच्चों बताओ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? Direct. गलत, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। ठीक है, Yes, sir. लोकसभा जो होती है बेटा, हाउस ऑफ पीपल, यहां डायरेक्ट इलेक्शन होती है और यहां इनडायरेक्ट होती है, स्टेट से चुन के जाते हैं लोग राज्यसभा। ठीक है, चलो। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक बार पढ़ के जाना। अच्छा, इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल? Is fundamental duties are enforceable? No, they are not enforceable. They are not enforceable. How many fundamental duties are there? 11. ठीक है, एक ऐसा चीज बताओ जो फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। एक ऐसी चीज बताओ। Right to education. राइट टू एजुकेशन। Education. राइट टू एजुकेशन, यस। ठीक है, गुड। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा में कुछ करना है। ठीक है, ओके। अब 2-5 मिनट का एक ब्रेक लेता हूँ मैं पानी का, और तब तक थोड़ा कैमरा में आपको दिख रहा हूँ क्या बच्चों? आई थिंक देयर इज अ ग्लिच इन कैमरा। आपको दिख रहा हूँ मैं? Yes. ओके, जस्ट गिव मी 2-5 मिनट्स, देन वील अगेन रीजॉइन फॉर दिस बच्चों, क्या बोलते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके लिए 2-5 मिनट्स में ज्वाइन करते हैं। Okay, sir. सही है, ओके कंफर्म बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ माइक का आवाज आएगा ना, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है ना? हाँ, आ रहा है। ओके ओके ओके, चलो। सो अभी हमने वो कर लिया, लेट्स गो नाउ। अब अपन पकड़ लेते हैं बच्चों एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेट्स मूव ऑन टू टेक अप द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर लेते हैं भैया। बहुत एक ही टॉपिक समझे, एक अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है ये, बट लेट अस डू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो 1872 में है, बहुत पुराना एक्ट है, और ये केम ऑन द इफेक्ट था 1 सितंबर 1872 में। ओके, 1872 एप्लीकेबल
एप्लीकेबिलिटी है ये वो, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। आज के रेट में इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई बात। ये भी लगाना पड़ेगा ना आपको, 80 है। आ जाता तो ठीक है, इसमें जोड़ चलिए मैं कर लेता हूँ। हाँ वो आप प्लीज कर दीजिए। इट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। याद रखना बुक में लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट वो पुराना हो गया। नाउ इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ऑलवेज remember the amendments because there where the changes always going to matter for you. Offer plus acceptance, offer plus acceptance, क्या बोलेंगे हम लोग? Offer plus acceptance equals to agreement, उसमें enforceability जोड़ देंगे तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2A में क्या था बच्चों जल्दी बता दो। 2A में ऑफर, 2B में एक्सेप्टेंस, 2C में अच्छा एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस एक ही होता है। 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, 2D में कंसिडरेशन। बेटा रहने दो आप, 2D में कंसिडरेशन, 2E में अग्रीमेंट। ठीक है, 2F में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, G में वॉइड अग्रीमेंट। G में क्या बोलेंगे? वॉइड अग्रीमेंट। H में बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। सबको ये सब याद है? डेफिनेशंस याद है सारे? ठीक है बेटा रहने दे, कोई बात, लेट इट बी। आवाज आ रही है। हाँ प्लीज प्लीज लेट इट बी प्लीज, आई विल डू इट लेटर। खाली बंद कर दो आप लोग, ध्यान रखो। ठीक है चलो। डैश इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन 2 or more person, दैट इज, यहां देखिए ध्यान से, डैश इज एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 or more person by which the rights and are acquired by one or more of the act or forbearance or part of other or others the, अब क्या बोलोगे इसको? डैश इज एन एग्रीमेंट, बताइए। ऑफर, और उसके बाद एक ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा बच्चों आवाज आ रही है, एक बार फिर से कंफर्म करो ना प्लीज, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे लोग इसलिए। यस बच्चों, हाँ बेटा जाओ, हो गया। अब क्या? हाँ मैंने शुरू कर दिया। हाँ और जूम वाले बच्चों प्लीज एक बार बताओ ना, ऑल ओके? एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ठीक है चलो ओके। नेक्स्ट प्लीज, यहाँ पे आइएगा। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स, अरे एक फिर जोश में। चलो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके चलो। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ जर्नल लॉ। याद रहेगा, जर्नल लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द डैश एंड टाइप्स आर। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ईच प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस आर कॉल्ड एज अग्रीमेंट, कॉल्ड एज अग्रीमेंट। एंड अग्रीमेंट के टाइप बताओ, सोशल, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। ठीक है, डैश इज लीगली द ड्यूटी टू डू एंड और abstain from doing what one has promised to do or abstain from doing। पता है क्या? an acceptance or a promise, you can say acceptance or a promise। ठीक है, when one of the person signifies his to another willingness to do or not to do anything with a view to obtaining his consent, he has said to made an offer। ऑफर या प्रपोजल, क्या बोलेंगे हम लोग? ऑफर या बच्चों प्रपोजल। ठीक है,
अच्छा, पर्सन हु गिव्स ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर, या क्या बोलते हैं उसको, ऑफरी। बोलो, द पर्सन टू होम, चलिए चलिए बोलिए, द पर्सन टू होम द ऑफर इज गिवन इज कॉल्ड द ऑफरी या प्रोमिजी। ठीक है, आ जाइए। प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। ऑफर कैन नॉट बी मेड टू अ, चलिए, ऑफर कैन नॉट बी मेड टू अ अनसर्टन पर्सन, मस्ट बी टू अ डेफिनेट पर्सन। ठीक है, और मस्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। ओके, ऑफर मस्ट बी सर्टन and definite. Yes, it's a true. Offer cannot be vague. Offer must be vague. No, must not be vague. ठीक है बेटा, must not be vague. Specific offer is made to specified person or particular person. कोई तकलीफ बच्चों? ठीक है, हो पा रहा है, कर पा रहे हैं आप लोग? बोलिए, जूम वाले बच्चों, आर यू देयर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बोलो। चलिए, जर्नल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, journal offer is accepted by the mode prescribed or by performing the condition as may be। देखो, जर्नल ऑफर या तो आप क्या बोल सकते हैं, एज मोड प्रिस्क्राइब के अनुसार करें, और द कंडीशन जो दिया गया उसके अकॉर्डिंगली एक्टिंग, बेसिकली एक्टिंग भी आपका काम करवा देगा वो। डैश ऑफर इन द वर्ड्स, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ऑफर इन्फॉर्म बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर था पहला वाला। दूसरा है identical offers are given at the same time to each other without knowing the offer of the other party is called the revocation of offer, is called the revocation of offer or counter offer. Counter offer is given by the offerer, by counter offer given to the offerer by the offeree was offered to repudiate, क्या बोलेंगे, repudiate या revoke the offer। चलिए, standing offer is always valid for a certain period of time. Intention to put an offer is not an offer. Yes. आगे, invitation to a proposal or offer is not an offer. True. It's a first stage of offer. When a person to whom his proposal is made signifies assent or thereto, and the proposal is said to be accepted. Said to be accepted. Okay? Bolo. The person who accepts the offer is called the proposee या offeree. है ना? The person against whom his offer is accepted is called as offerer. Acceptance shall be absolute, unconditional, unqualified, true or false. True. देखो, ऑफर ये सब हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस ऑलवेज एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन specified time or specified time or a reasonable time। अब रीजनल टाइम क्या होता है, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। आइए, एक्सेप्टेंस मस्ट प्रीसीड द ऑफर। ट्रू फॉल्स? ट्रू। पहले फॉल्स ना सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि पहले ऑफर आएगा फिर एक्सेप्टेंस आएगा। अब ओके, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस या अग्रीमेंट। Agreement in which idea of bargain is absent, there is no intention to create a legal relationship, are contracts. No, false, they are not contract.
ठीक है, they are void because these are the essential ingredients of a contract agreement. Dash section, all agreements are contract if made with the free consent of the parties competent to contract with a lawful consideration and with a lawful object, along with lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. ठीक है, यहां हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. An offer to keep open for a specified period of time, not binding unless it is supported by a valid consideration. ठीक है. An offer may be revoked by, ये भी याद रखना बच्चों, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, उसको स्टैंडिंग ऑफर भी कहते हैं. ओके. An offer may be revoked by offerer at any time before the acceptance. सही है. Next 38 नंबर पे आइए. Revocation must be communicated to the offeree. True that, as it does not take effect until it is actually communicated to the offeree. सही है भैया. Where the offeree merely intended to accept but does not communicate the invitation to the offerer, this is no contract. Mere mental acceptance is not enough. True, you have to actually communicate the acceptance to the people, unless there's an implied acceptance. There can be acceptance of an offer which is not communicated, right? Answer is no. Mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance. True, unless silence is a condition, and if that condition is already prescribed. Contracts over telephone are regarded as same principle as that of regular contracts, provided the parties to the contract in actual presence each other are ready and understand everything. True, no disturbance, no communication error, then that is allowed. Requirement of consideration stems from the policy of extending the arm of the law of enforcement of mutual promises of the parties. True or false? True, that is true. Then a stranger to the contract, one more time, a stranger to the contract cannot sue for the want of privity of contract. Everybody, privity of contract. Now, there should be an intention to create a legal relationship. Okay, and then the parties to the contract shall not be competent to enter into a contract. False. Shall be competent to enter into contract. We are talking about legal competency. So now the party shall be minor, is of the age at least 18 plus. Parties to a contract shall be of the sound mind, not unsound mind. Should be of sound mind. All the parties to shall be disqualified by the law. No, not disqualified by the law. ठीक है, आपको करेक्ट करना है. द कंसिडरेशन मस्ट, जो लोग नहीं अभी करेक्शन कर रहे हैं उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी. आपको पता चल रहा है ना, यू डूइंग द करेक्शंस अलोंग विद मी. बोलिए, साथ में हैं आप लोग? Yes. करेक्शन करो, नहीं तो मुश्किल होगा फिर. कंसिडरेशन मस्ट बी अनलॉफुल की लॉफुल? मस्ट बी लॉफुल. ठीक है. Consideration is unlawful, the agreement is void. Okay, then comes the next one. A void agreement is one which is destituted of all the legal effects. ध्यान रहेगा, a void agreement cannot be enforced and confers no right on the either party. True or false? True.
A dash contract is one in which the party can put an end and he can exercise the option if the consent of that party was not free. So that is called voidable contract. Okay? All the illegal agreements is one which is like a void, agreement and has no legal effect as between the immediate parties. Illegal में याद रखना, illegal हम फॉर्मूला कैसे करते थे? void plus punishable. तो void तो पहले ही होगा. इसके बाद a person of unsound mind cannot enter into a contract and a lunatic agreement is therefore void. But if the same person makes a contract when he is of the sound mind, when he was of the sound mind, then during such lucid intervals, if he enter into contracts, then he will not bound by it. True or false? False. देखो बच्चों, जब वो lunatic है तब तो contract नहीं कर सकता, लेकिन जिस lucid जब in between intervals में अगर वो ठीक हो रहा है और उस समय वो contract कर रहा है, then that is allowed. If the contract entered into by a lunatic or a person of unsound mind is for the benefit, if can be enforced for the benefit against the other party, but not vice versa. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय लुनेटिक सिर्फ अपने लिए, वो अपने बेनिफिट्स के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज ही कांट. ठीक है, मतलब if somebody enter into contract with such a lunatic a person for their benefit, then that is not allowed as per the law. The basis for a contract is an agreement. That is the word parties should mean something in the same sense. एक word of the consensus ad idem, that is meeting of mind. Or dash is an untrue statement made knowingly without any belief to be true, recklessly and carelessly, whether it's to be true or false, with the intent to deceive. That's called fraud. बच्चों, this is the definition of fraud. याद रखना. सेक्शन कौन सा लगता है फ्रॉड में बता दो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17. Doing any act forbidden by IPC and is a coercion, even though such an act is done in a place where Indian Penal Code is not enforced. Yes, true. देखो, आप coercion जो है, जो इंडियन पीनल कोड में अलाउड नहीं है, आप अगर ऐसे जगह भी जाके करते हो जिसका इम्पैक्ट भले इंडिया में होने वाला, लेकिन वहां पे मान लो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, तो भी वो चीज वहां पे मारा जाएगा. सॉरी, चलिए. A contract is said to be produced by dash where the relationship subsisting between the parties is such that one of the party can dominate the will of another. It's called undue influence. It's called as undue influence. ठीक है, चलिए. Every agreement of which the object or the consideration is unlawful is void. Illegal agreements are entirely void. Okay. The essence of dash is that one party win and other party lose. बताओ ये कौन सा होगा? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, याद है? कौन सा अग्रीमेंट होता है? वेजरिंग अग्रीमेंट. याद आ रहा है कुछ किसी को कि नहीं? हाँ जी, बोलिए. हाँ, चलिए. in India except Mumbai, vegetarian agreements are void. देखो, मुंबई में इट्स इलीगल, याद रखना. बाकी जगह इट इज void.
in Mumbai, wage agreements are declared illegal. बाकी जगह by एक एक्ट उसका नाम है Avoiding the Wage Amendment Act 1865, sorry. An agreement not enforceable at law is void. उसके बाद देखो ध्यान से, a contract becomes void by reason of subsequent illegality. True. Dash to do or not to do anything if an future uncertain event happens becomes void if the event becomes impossible. That's called contingent contract. Dash is a contract to do or not to do something if that event collateral ऊपर था negative, नीचे है positive, but आंसर दोनों का सेम है, contingent contract. 73 में ये debts rest on the equitable principle of that the person should not be allowed to enrich himself or the benefit of unjustly with the benefit of another. किसी और के नुकसान पे आप फायदा उठाएं, ये उचित नहीं है. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. याद होगा अगर आपको, which is actually equitable contract भी कहते हैं इसको. And contract is said to be discharged or terminated when the rights and obligations of parties of contract are performed. Agreement not to marry at all or marry a particular person or a class of person is void as it is because it's a restraint on personal rights या restraint on marriage which is void. इसमें ट्रेड पे भी restraint void था, पर्सनल राइट्स पे भी restraint void था. Money paid or property transferred under illegal agreements cannot be recovered. है ना? चलिए. A contract which is entered into to perform something that is clearly impossible is again void. ठीक है? Every contract agreement, but every agreement need not to be contract. देखो कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा टर्म है. कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट आता है, अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता. जनरली कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशंस आर void. ओके. नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान से देखना. नेचुरल लव एंड अफेक्शन between the parties standing in near and dear relationship of each other is valid without consideration because such contract is valid. हम लोग तो ना natural okay is valid because यहाँ पे no consideration, still there is a contract. It is exception to the section number 25 of the Indian Contract Act where even there is no consideration, still the contract is valid. Dash can be made without consideration. Agency can be made or gift can be made. Yes. ठीक है. Agency contract or partnership contract can be even without consideration. Enter into without, which is performed by all the parties. Okay. Both or any of the parties are still to perform it. Okay. देखो यहाँ बच्चों, यहाँ बोलते हम लोग क्या बोल सकते हैं? Actual performance. देखो, which is performed by both the parties. Actual performance. Here, part performance. ठीक है. Contract between two parties is called bilateral contracts. If the consent of the party was not free, and then the contract was voidable at the option of the aggrieved party. Option of the aggrieved party. When the promisor neither perform his contract nor does he tender the performance, or where the performance is defective, there is a breach of contract. Breach of contract. The breach of contract may be actual or anticipatory. Okay. आ जाइए. The actual breach may take place where either at the time of the performance is due
at the time of performance is due, or when the actually performing the contract. True. Anticipatory breach means a breach where before the time fixed for the actual performance. Silence is not fraud unless it is a duty. It is a duty to speak, legal duty to speak. A contract of dash is a contract by which one party promises to save the other party from the future loss. Indemnity contract. The person who promises to indemnify or to make the loss good is called as indemnifier, and the person whose loss is being made good is called the indemnified. True. Under the indemnity contract. Contract of guarantee in with the performance of promise or discharge of a liability of a principal debtor is of the default. Principal debtor in case of his default. A person who gives the guarantee is called the surety. Okay? The person to whom the guarantee is given is called the creditor. And person for whom the guarantee is given, तो यहाँ आएगा principal debtor, and then जिसके लिए हम दे रहे उसे कहते आप creditor. The contract of agency may be express or implied. The contract of agency may be express or implied. The consideration is the most essential element of a contract. Is the most important essential of a contract. Agency may also arise by estoppel, necessity or ratification. Yes, these are type of agency. ठीक है, express, implied. Consideration is not essential feature for creating agency बच्चों, हाँ, क्योंकि याद रखना हमने वो एक्सेप्शन में पढ़ा था, नो कंसिडरेशन स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें क्लासिक एग्जांपल था किसका बच्चों? एजेंसी का. ठीक है. But the person having no authority purports to act like an agent and he duly appointed agent exceeds his औकात, the principal is not bound to the contract which supposedly based on his behalf. True or false? Yes. एक तो पहली बात आपने उसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया एज एन एजेंट, तो और औकात से बाहर जाके काम किया. द मेन पर्सन इज द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग आउट. द इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन इज टू रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग on the principal as if the agent has been authorized beforehand. Yes, true. Then comes dash is one of whom appointed to specified act to perform a specified function. So it's called special agent. Dash is appointed to do anything. He's a journal agent. He's a journal agent. Okay, a person who is appointed by an agent to whom the principal works is delegated is known as sub-agent. ठीक है, sub-agent. Done? Sub-agent is not directly responsible to the principal except for the fraud and willful wrong. सही है. Dash is a mercantile agent employed to sell the goods has been placed on his possession or contract by the goods of his principal. A mercantile agent. Dash is a mercantile agent, it's a trade agent. A dash is a mercantile agent who consideration of extra remuneration. हमने सुबह बात की थी डेल क्रेडा एजेंट. डेल Creda agent. Dash is the agent who sells the goods by auction. Is auctioneer.
इसको पब्लिक सेल भी कहते हैं. ही चार्जेस फीस. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर इज लाइक अ प्रिंसिपल एंड द एजेंट. यस और नो? यस, it is allowed. It act like a relationship. Does agent represent the principal? The agent has a right to indemnify by the principal against all the losses, charges, expensive, liability, etc. incurred by him during course of action. Yes, because it's a duty. Principal is bound, duty bound, and the agent is supposed to disclose the books of accounts records properly, and the principal is supposed to indemnify him. The agent has authority to do all the things which may be necessary to protect the business of principal. Yes. Dash are not paper-based contract but rather electronic form, and इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है प्लस आईटी एक्ट भी लगता है. इस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट. बोलो यस और नो. सबको Yes, sir. जी. देखो ऑलमोस्ट इसमें हमने सभी पार्ट को कवर किया. अब मैं आपको कुछ केस लॉज बता देता हूं. जैसे आपको याद होगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर. इस केस में क्या बोला था बेटा, लिख लेना. इस केस में बोला था डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. पति पत्नी के बीच में किए गए अग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते. फिर था लालमन शुक्ला वाला. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. याद होगा वो नेफ्यू खो गया था, तो इन्होंने वो गौरी दत्त ढूंढ के लाया, तो लालमन शुक्ला ने गिफ्ट देने से मना कर दिया उसको रिवॉर्ड बिकॉज द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड. सही है. Yes, sir. इसके बाद था बच्चों, अगर याद होगा, मिसेस कार्लाइल वाला केस. मिसेस कार्लाइल वर्सेस स्मोक बॉल. इसमें ये बोला था कि जर्नल ऑफर के लिए अलग से, जर्नल ऑफर जो होता है उसके लिए अलग से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता है. कोई भी उसे एक्ट कर सकता, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट वाज मैंने आपको सिखाया था चेन्नैया वर्सेस रमैया. इसमें बोला था कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है. याद करो, मदर ने अपनी बहन के लिए यानी चाची के लिए जो कंसिडरेशन दिया था वो उसकी बेटी के लिए इनफ कंसिडरेशन था. चेन्नैया वर्सेस रमैया, इट कैन मूव फ्रॉम एनी पर्सन, राइट. एंड एक और लास्ट अगर मैं बोलूं तो मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसमें हमने क्या बोला, माइनस अग्रीमेंट्स आर void ab initio. Section 11. Am I clear? केस लॉज याद रहेंगे. Yes, sir. देख लो एक बार वापस रिवाइज कर लो. मोहिरी बीबी वाला केस था, void ab initio वाला माइनर का केस था. चेन्नैया रमैया में कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकता है. मिसेस कार्लाइल में जनरल ऑफर में अलग से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए. लालमन शुक्ला वाले केस में कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस नहीं बताया था, और कम्युनिकेशन मस्ट इन दैट केस. लास्ट में पहला वाला जब डिस्कस किया दैट वाज बेल्फर वर्सेस बेल्फर, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अब एक चैप्टर ही बचा है, दैट इज लॉ ऑफ टॉट. उसको भी निपटा देते हैं. तो लॉ ऑफ टॉट सबको याद है थोड़ा बहुत? यू रिमेंबर एवरीबॉडी लॉ ऑफ टॉट? Yes. टॉट एक सिविल रॉन्ग है. टॉट क्या बच्चा? एक सिविल रॉन्ग है ना. और टॉट का कोई एक्ट नहीं, इसको अनकोडिफाइड बोलते हैं. अनकोडिफाइड लॉ. अब देखो द वर्ड टॉट जो है एक फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड है जिसका नाम है फ्रेंच इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड कॉल्ड टॉट, जिसका लैटिन वर्ड में मीनिंग है टॉर्टम. ट्विस्टेड, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्विस्टेड. ठीक है. एवरी रॉन्ग. बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों. Yes, sir. ठीक है. चलो, एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉट, है ना. क्योंकि देखो टॉट सिविल रॉन्ग है, तो क्रिमिनल रॉन्ग भी तो रॉन्ग ही हुआ, तो टॉट नहीं होगा. टॉट इज अ रियली काइंड ऑफ अ सिविल रॉन्ग
एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग. ठीक है, रॉन्ग इन लॉ आर आइदर सिविल और क्रिमिनल. पब्लिक रॉन्ग्स आर वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स, हेंस दे आर अमाउंट टू क्रिमिनल, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. तो इसलिए क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं और उसके लिए हमारे इंडिया में पीनल लॉज है. प्राइवेट रॉन्ग्स आर ब्रीच ऑफ द प्राइवेट राइट्स या प्राइवेट लॉज, दैट्स व्हाई दे आर रॉन्ग कॉल्ड सिविल रॉन्ग एंड दे कैन बी कवर्ड अंडर टॉर्ट. Public wrongs are crimes and are those wrongs which are made punishable as per the IPC. या penal law belongs to the public group. Tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of a contract. देखो breach of contract नहीं है क्योंकि contract का अपना law है, और ना ही breach of trust है क्योंकि trust का भी अपना law है. तो ये civil wrong तो है, लेकिन civil wrong में भी ये trust और contract के अंदर नहीं fall करता. इज इट क्लियर? चलिए, ठीक है. तो सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ, रेमेडी इन द कॉमन लॉ इज एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. देखिए, नॉर्मली टॉर्ट में जो भी डैमेज मिलता है, डैमेजेस दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विडेटेड एक अनलिक्विडेटेड. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जहां पे कोर्ट में जाके आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि हाँ ये चीज इतना डैमेज हुआ, इतना नुकसान हुआ, तो इसमें क्या रेमेडी हो सकता है, ये कोर्ट में जाके आप डिसाइड करते हो. तो नॉर्मली अनलिक्विडेटेड चीज होती है विच इज नॉट प्री डिटरमाइंड, राइट. और लिक्विडेटेड में क्या होता है, पहले से डिसाइड हो कि भाई अगर ये नुकसान हुआ तो, अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो आपको पहले से पता है कितना रुपया फाइन तो लगने वाला, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. बट किसी का खिड़की तोड़ दिया तो तुम्हें कैसे पता कि वो कितना रुपया खिड़की है, ऑल दैट. सो नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ट्रस्ट, ठीक है. हाँ, टॉर्ट बेस्ड है इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ऑब्लिगेशन. देखो यार, वी आर अ सिविल बीइंग एंड हम सोसाइटी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सोसाइटी के अनुसार अगर हमारा नुकसान होता तो हम क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे तो टॉर्ट बना हुआ है. फ्रेजर ने डिस्क्राइब किया था इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम. राइट इन रेम मतलब मींस द प्राइवेट, दैट इज यहाँ लिखा मीनिंग क्या होता है राइट इन रेम का. तो राइट अगेंस्ट, इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द होल वर्ल्ड दैट ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज बिलोंगिंग टू यू और दिस राइट बिलोंग्स टू यू, ठीक है. द कॉम्पनसेशन एट द सूट ऑफ एन इंजर पार्टी. विलफील्ड ने क्या बोला कि टॉर्टियस लाइबिलिटी, ये बच्चों फेमस राइटर्स है, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ. कौन फिक्स करता है इसे? लॉ फिक्स करता है. एंड दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स द पर्सन जनरली, एंड अ ब्रीच इज redressable by an action for an unliquidated damages, ठीक है. आ जाइए. A tort is a specie. A tort is the specie of a civil injury of wrong as opposed to a criminal wrong. Every civil wrong is not a tort. Yes or no? देखिए, tort criminal wrong नहीं है और सभी सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते. जैसे हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट वाली बात, टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन. जो डिफेंडेंट, जो टॉर्ट कमिट करता है, टॉर्टफीजर होता है, उसको डिफेंडेंट कहते हैं. वेयर बाय विदाउट द जस्ट कॉज और एक्सक्यूज कॉज सम हार्म टू द प्लेंटिफ, ठीक है. डैश मैन मे हैव सफर्ड द डैमेजेस एंड येट ही हैज नो एक्शन. दमनम सिने इंजुरिया, यानी damages without any legal injury, that's called damnum sine injuria. यहाँ पे एग्जांपल हमने वो बोला था कि कॉम्प्लीट बिजनेस वाला, आपको डैमेज तो हुआ लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है. दूसरा होता है द इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट इज नॉट रिजल्टिंग बट प्लेंटिव कैन स्टिल सू, दैट्स कॉल्ड इंजुरिया सीने दामनम. यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे भले आपको नुकसान ना हो बट से लीगल राइट. जैसे वो ग्लॉस्टर्स, हमने वोटिंग वाली बात बताई थी आपको कि वोट हुआ और आपको वोट करने से प्रिवेंट किया गया. सच काइंड ऑफ राइट्स इज अ लीगल राइट, इवन दो आप जिसको वोट देके जिताना चाहते तो वही जीता, राइट. एसबी वर्सेस वाइट वाला केस, एशबी वर्सेस वाइट वाला केस यहाँ पे था. पहले वाले में ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल वाला केस था, ठीक है. मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, ओके रिमेंबर.
actus rea facit nincit reum मतलब act itself cannot be constitute a wrong. सुबह इसका फुल फॉर्म दिया था आपको. Defendant is liable even though the harm to the plaintiff occurred without the intention or negligence on the part of the defendant. Is true? Yes. इसको कहते हैं बच्चों absolute liability या strict liability. The rule of strict liability, देखो, the rule is dash is a man acts at his peril and at the ensure of the safety of the neighbor. इसको कहते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. ठीक है. Damages due to natural use of land, consent of the plaintiff, then we have बच्चों act of third party, statutory obligation या duty या authority act of God, escape due to plaintiff's own fault or own default. All these are examples where the strict liability is being relaxed. That means these are the exceptions to the concept of strict liability. Normally, tortfeasor is liable for what he is doing it. अच्छा, एक याद रखना, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो होता है वो इंडिया में चलता है. भोपाल गैस लीक जो था ना, भोपाल गैस लीक वाला केस, तो वो किधर आएगा? वो इसमें आएगा. किसमें? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में. रिलियन वर्सेस फ्लेचर याद है? रिलियन वर्सेस फ्लेचर वो इधर आएगा. रिलियन वर्सेस फ्लेचर हमने जो एग्जांपल किया था वो किधर आएगा? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में. ठीक है. मास्टर इज लाइबल, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट. प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज एजेंट. पार्टनर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अदर पार्टनर. इसको कहते हैं हम वाइकेरियस लाइबिलिटी. क्या कहते हैं हम बच्चों? वाइकेरियस लाइबिलिटी अंडर द टॉर्ट. करे कोई भरे कोई. एक्टस फैसी पर एक्सेस पर सी. Act itself cannot be wrong unless it is done with the guilty mind. Master is liable for the tort committed by its servant while acting in his capacity. And dash is vicarious liable. Employer जो होता है, an employer होता है, is always responsible for the act committed by his employee during the course of a business or during the authority. No, an employer is liable only if the employee is deemed to have been committed a tort. Yes. आगे, an employer is not liable for the tort of the independent contractor, क्योंकि उन दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं होता. दोनों आजाद होते हैं अपने काम को करने के लिए, अनलेस देखो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था. ठीक है. रेस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब लेट द सुपीरियर बी लायबल, लेट द बॉस बी लायबल, है ना. सुपीरियर लायबल होगा, ना कि आप नॉर्मली क्या होता है कि देखो, अब तभी तो वेकेंस लायबल बना है ना कि भाई एम्प्लॉय किसके लिए काम करता है, वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, तो वो लायबल होगा. फिर से वही आगे देखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन और अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट is a lawful without any lawful jurisdiction. It's a wrong of, it's a tort wrong of battery. यहाँ चालू हो गया पर्सनल सेफ्टी रिलेटेड टॉट. तो बैटरी में आप जानते हैं ये बैटरी का डेफिनेशन. डैश इज एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट टू डायरेक्टली कॉज प्लेंटिव्स इमीडिएटली टू एप्रीहेंड. एप्रीहेंड बोलते तो यहाँ पे आ जाता असॉल्ट. ठीक है. और फिर आएगा बच्चों देखो, and willful act of statement of the defendant calculated to cause him physical harm. इस physical harm को आप क्या बोलोगे? Bodily harm. क्या बोलेंगे हम लोग? Bodily harm. अब एक बात ध्यान रखना, देखो बैटरी में असॉल्ट भी आ सकता है और बॉडीली हार्म में तो दोनों आ सकते हैं, ये और ये. ओके. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बिना कंसेंट के अगर आपको बाथरूम में भी बंद कर दिया, आपके रेस्ट्रिक्शन को भी, मूवमेंट को भी रोक दिया, चाहे वो कितना ही रिमोट हो, विल बी कॉल्ड एज, आपके लिए बर्थडे अगर आपसे कोई छीन रहा, इवन दैट इज लॉकिंग यू इनसाइड अ डोर विदाउट योर कंसेंट, इज एग्जांपल ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. डज कंसिस्ट ऑफ द instigating judicial proceeding against a person, that especially criminal law against another maliciously. तो malicious prosecution हो गया ये, इसका डेफिनेशन है. झूठा है, आप जानते हो, आप जीत हारोगे ही केस को, लेकिन
फिर भी दैट इज हाउ यू ट्राई टू create a nuisance with that. Defamation is very important. यहाँ पे आप किसी के reputation को harm करते हो, ठीक है, by something saying or doing it. अब अगर permanent form में कर रहे हो तो होगा libel, और transient form में होगा तो slander, ठीक है. बोलो. Defamation is the publication of a statement, which tends to higher the person in the estimation of a right thinking of a member. हायर नहीं होता, यहाँ पे होगा लोअर. हायर तो इज्जत बढ़ाने वाली बात होगी ना. अगर लोअर करते हो आप, ऐसा कुछ बोलते हो करते हो जिससे अगले की रेपुटेशन लो हो जाती है, then that'll be defamation. Libel is the representation of a made in permanent form, and dash is the publication of a defamatory statement. ले जाइए in a transient form, that is called बच्चा लोग a slander. That's called slander, ठीक है. टेम्पररी या हल्के में आवाज या कोई मैसेज या कोई जेस्चर, कोई पोस्चर जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका कोई सबूत जल्दी पेश नहीं किया सकता, इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव. चलिए, जनरली द पनिशमेंट फॉर द लिबल इज लेसर सीवियर देन द स्लेंडर. ट्रू. डेफामेशन इज द टॉट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया. क्राइम टॉट भी है, क्राइम भी है, दोनों जगह ये लागू होता है. आईपीसी में भी टॉट कवर किया जाता है एज वेल एज क्राइम के रूप में, और टॉट तो लेते ही हैं सिविल लॉ में. तो इन इंडिया बोथ लिबल एंड स्लेंडर आर ट्रीटेड एज crime as well as civil wrong. Tort is a criminal law, is stricter than the contract of tort, of course. And which types, the three types of extrajudicial remedies available to the plaintiff in action of tort, जैसे judicial remedies, extra नहीं, तो judicial remedies में damages ले सकते हो, स्पेलिंग चेक कर लो, injunction, और आप specific मांग सकते हो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब नीचे जो एक्स्ट्रा जुडिशियल ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, सब जानबूझ के रॉन्ग बनाया हुआ है कि आप करेक्ट करो, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं होगा ना. सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई आपके जमीन पे कब्जा कर रहा है, आके रे एंट्री कर रहा है, उसे धक्का मार के निकालो, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, आप जाके अपना सामान वापस से कब्जा ले लो. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस एंड डिस्ट्रेस डैमेज फिजांट. डिस्ट्रेस डैमेज फिजांट याद है, अगर कोई कैटल वैटल तुम्हारे ग्राउंड पे आके ग्रेजिंग कर रहा है तो उसको बांध के रख लोगे ना. कब तक रखोगे? जब तक कि जो तुम्हारा नुकसान हो उसका भरपाई ना किया जाए. एम आई क्लियर? बोलो. yes, sir. तो देखो, हमने अभी आपको क्या करना है, पहले तो देखो आपको ये वन लाइनर्स रिवाइज कर ले रहे हैं एक बार में, तो क्या हो जाएगा, एक बार ये ऑलमोस्ट वन लाइन पूरा कवर करा टॉपिक को, एक तो खत्म कर लो. मैं लिख देता हूं, पहले वन लाइनर्स करना, आपने वन लाइनर्स कर लेना है. आई होप आपने आंसर्स अच्छे से किए होंगे. दूसरा बात, उसके बाद जाके फिर अपने क्लास के नोट्स देख लो, ठीक है. फिर उसका टाइम मिले तो अपना जो हमने आईसीएसआई के मैथ से देखा वो देख लो. फिर उसके बाद टाइम मिले तो अब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चालू करना पड़ेगा बच्चों, एज यू ऑल नो, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है. रिमेंबर, आपको रिवाइज करना है. सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो मैंने आपको क्लास में बोला था कि देखो, लॉ का लास्ट चैप्टर है लीगल रीजनिंग. आप लीगल रीजनिंग वाला पोर्शन को रिवाइज करना. आप जो भी हमने अभी रिवाइज किया ना सुबह से, आप खाली बैठ के लीगल रीजनिंग वाला चैप्टर रिवाइज कर लो. इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, बस दैट्स इट. उसमें आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है. देखो, आई टेल यू, कहां से है वो, ये वाला, यहां से. इफ आई से, या लीगल रीजनिंग दिख रहा है, पेज नंबर अपना है 296 है.
पेज नंबर 296 में आप जाओ, इससे पूरा ये चैप्टर के आंसर्स भी दिए हुए हैं, अपने लोगों ने भी किया था क्लास में बैठ के, आप इसको एक बार खत्म कर लो। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो टोटल कितने हैं, टोटल बेटा 21 क्वेश्चन। आप देखोगे ना कि चारों के चारों आपके चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। तो पहले आज ये खत्म करके ये पहले खत्म कर लो, इसके बाद वन लाइनर्स कर लो और आज सो जाओ मजे से, क्योंकि कल फिर आपका रिवीजन है और टेस्ट भी चालू है ना आई थिंक आप लोग की अब से। Yes, sir. ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ कंसर्न हो, कुछ पूछना हो, आप व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड लक, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, अटेम्प्ट द पेपर वेल, अच्छे से लिखना, पढ़ना क्वेश्चन को, कई बार आंसर क्वेश्चन भी होते हैं, फुल फॉर्म्स पढ़ के जाना, देख के जाना, छोटे छोटे ट्रिक बताए वो करके जाना, वो जैसे लैटिन वर्ड्स वगैरह हो गया, वो केस लॉ जो मैंने आपको बताया वो, और अनलाइन जो पॉइंट्स कराए वो, बस दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल रूल। अटेम्प्ट ऑल द पेपर, आई होप आप लोग अच्छे नंबर से पास करोगे, ठीक है। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।